एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने वैद्य चालन से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पिछले वीडियोज़ को देख लें, ताकि जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनको और आसानी से हम क्या करें समझ लें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक है तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑन स्ट्रेचिंग। मतलब हमारे पास कोई तार है और उस तार को हम क्या करें खींचें, तो उस तार के खींचने के कारण उसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध में कितना वेरिएशन होगा, कितना परिवर्तन होगा, इसी के लिए हमको क्या करना है, एक डेरिवेशन करना है, फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो ये सपोज कीजिए हम एक हमारा तार है और इस तार की लंबाई हमको पता है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का ये जो क्षेत्रफल है ये भी पता है, इसका जो रेजिस्टेंस है ये भी पता है। अब अगर हम क्या करें, इसके दोनों सिरों पे विपरीत दिशा में कोई बल लगाएं और वह बल लगा के क्या करें, इसको खींचें और इसकी जो प्रत्यास्थ सीमा है, प्रत्यास्थ सीमा से ऊपर इसको खींचते जाएं, तो होगा क्या, इसकी जो लंबाई है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, घट जाएगा। मतलब तार लंबा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। मतलब लंबाई तो बढ़ गई लेकिन जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था वो घट गया। लेकिन इसी तार से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म है जो नहीं परिवर्तित होते, जैसे कि इसका द्रव्यमान, चाहे ये इतना बड़ा था तो भी इसका द्रव्यमान अगर जितना पहले है उतना खींच देने के बाद भी क्या है, उस समय भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। अगर आयतन की बात करें तो ये खींचने से पहले का आयतन और खींचने के बाद का आयतन दोनों ही क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर हम इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व भी अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और जब द्रव्यमान और आयतन दोनों ही क्या हो गए, अगर कांस्टेंट हो गए, मतलब अपरिवर्तित हो गए, इसका मतलब जो इसका डेंसिटी है वो भी अपरिवर्तित रहेगा और जो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो भी अपरिवर्तित रहता है। कहीं ना कहीं जो घनत्व और जो स्पेसिफिक डेंसिटी है दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो हमको ये जो डेरिवेशन करना है, ये जो चारों प्रॉपर्टी हमारे पास द्रव्यमान, आयतन, घनत्व और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, किसी एक को लेके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सबसे आसान और जिसको हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, खुद से उसको फील कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, एक्टिविटी के थ्रू उसको जान सकते हैं, वो है हमारा आयतन। जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर क्या करें, ये छोटा सा बेलन है तो जितना आयतन अभी होगा इसी को खींच के अगर इतना बड़ा कर दिया जाए, उस समय भी इसका आयतन जब खींचने के बाद देखा जाएगा तो उस समय का जो आयतन होगा और अभी का जो आयतन होगा दोनों ही आपस में बराबर होंगे। हम जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन पाई आर स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यूज कर दें, मतलब उसके लिए एरिया यूज करें, तो जो हमारा बेलन है, क्योंकि हम जो हमारा तार होगा वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा, यानी बेलन के जैसा होगा, बेलनाकार होगा। और जब बेलनाकार होगा तो आयतन भी हम किसका यूज करेंगे, बेलन का यूज करेंगे, सॉलिड सिलेंडर का यूज करेंगे। तो जो बेलन का जो आयतन होगा क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इंटू उसकी लंबाई यानी उसकी ऊंचाई। लैंग्वेज में लिखेंगे, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1 तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। मतलब ये हमारा पहले का डायग्राम है, ये हमारा तार है जिसकी लंबाई प्रारंभिक L1 है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रारंभ में A1 है और इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया जाए, R1। और अब इसको क्या किया जाए, इसको खींच के इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A2 कर दिया जाए और इसकी लंबाई L2 कर दी जाए, तो इसका प्रतिरोध क्या मान लिया जाए, अगर R2 हो जाए तो वही हमने लिखा कि जो तार की प्रारंभिक लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, A1 है। यदि खींचने के बाद लंबाई कितनी हो जा रही है, L2, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 कर दिया जाए, तो हमने ये देखा कि खींचने के पहले और खींचने के बाद, यानी यहाँ पे जो आयतन होगा इस तार का, वो आयतन किसके बराबर होगा, ये वाले तार के बराबर होगा, क्योंकि तार यही है, बस खींच के लंबाई में वृद्धि कर दिया गया है और क्षेत्रफल में कमी कर दी गई है। मतलब जितना आयतन पहले है खींचने के पहले है उतना ही क्या होगा, खींचने के बाद भी होगा। तो वही हमने लिखा, जो प्रारंभिक आयतन है वो किसके बराबर होगा, अंतिम आयतन के बराबर होगा। प्रारंभिक आयतन अगर V1 है और खींचने के बाद जो आयतन है वो क्या है, V2 हो। तो ये जो हमारा सिलिंडर है, यानी ये जो हमारा ये बेलनाकार तार है, इसकी अगर आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो ये हमने लिख दिया A1 इंटू L1। यहाँ पे जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी A2 इंटू L2। तो ये हमारा क्या हो गया, A1
L1 बराबर A2 L2। अगर इसको थोड़ा सा अगर हल करें हम तो इसको लिख सकते हैं A1 अपान A2 बराबर L2 अपान L1, या अगर इसका इन्वर्स लिख दिया जाए, व्युत्क्रम लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा A2 बटा A1 बराबर L1 बटे L2। अब अगर हम देखें कि जो इसका प्रारंभिक प्रतिरोध है R1, तो R1 किसके बराबर होगा, तो हम R1 के लिए लिख सकते हैं R1 बराबर रो इंटू L1 अपान L2। ये जो रो है इसका विशिष्ट प्रतिरोध है या घनत्व, ये हमने रो यहाँ पे रो मेंशन कर दिया, और यही रो क्या होगा इस वार के लिए भी होगा, क्योंकि ये जो आयतन घनत्व द्रव्यमान ये सब क्या है, ये जो पदार्थ है, पदार्थ की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसलिए ये परिवर्तित नहीं होंगे। इसलिए अगर यहाँ पे इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो यहाँ पे भी क्या होगा, रो ही होगा। मतलब ये खींचने के बाद या खींचने के पहले ये सेम रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो जो इसका प्रारंभिक प्रतिरोध अगर R1 है तो R1 किसके बराबर होगा, रो इंटू L1 अपान A1। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। अब हम तार को जब खींच देंगे तो लंबाई परिवर्तित हो गई, क्षेत्रफल परिवर्तित हो गया, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो भी परिवर्तित हो जाए। अगर वो परिवर्तित होकर क्या हो जाए, R2 हो जाए, तो R2 किसके बराबर होगा, रो इंटू L2 बटा A2 के बराबर होगा। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब अगर हम क्या करें, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें, मतलब R1 बटा R2 कर दें, तो ये इधर क्या हो जाएगा, ये रो इंटू L1 बटा A2 बटा क्या हो जाएगा, रो इंटू L2 बटा A2। तो रो दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और जब रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, L1 बटे A2 A1 बटा क्या हो जाएगा, L2 बटे A2। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ये R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा L1 बटा A1 इंटू A2 बटे L2। अगर हम L1 के साथ ले लें तो ये लिख देंगे R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बटे L2 इंटू A2 बटे A1। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। इसको हमको आगे जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए हमने समीकरण 3 बना लिया। अब अगर हम देखें ये जो क्षेत्रफल और जो लंबाई का जो अनुपात है, यानी A2 बटा A1 के जगह पे हम L1 बटे L2 रख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है समीकरण 3 में A2 बटा A1 के जगह पे L1 बटा L2 रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा, R1 बटे R2, और ऑलरेडी यहाँ पे एक बार L1 बटा L2 है और इसके जगह पे भी क्या हो जाएगा, L1 बटे L2 हो जाएगा। तो L स्क्वायर L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर, यानी इसको हमने क्या कर दिया, पूरे को ब्रैकेट में रख के इसका स्क्वायर कर दिया, यानी R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में L1 बटे L2 का स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। जो हमारा इक्वेशन आया है वो है R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 5 बना लिया। अब अगर हम यहाँ पे केस ये ले लें कि केस फर्स्ट ये ले लें, अगर यदि तार को खींचकर प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाए तो तब क्या हो जाएगा, मतलब जो L1 है, अगर मान लिया L1 बराबर क्या है, L है, तो L2 किसके बराबर हो जाएगा, यानी प्रारंभिक लंबाई का n गुना, यानी NL के बराबर अगर कर दिया जाए तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 बराबर L बटे NL का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखें तो L से L कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बटे N स्क्वायर के, या फिर अगर इसी को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें तो लिख देंगे जो R2 होगा, R2 किसके बराबर होगा, N स्क्वायर इंटू R1 के, यानी जो तार को खींचने के बाद जो अंतिम प्रतिरोध होगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध के N स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर सपोज कीजिए कि हम तार को खींच के 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर तार को खींच के 3 गुना कर दें तो प्रतिरोध 9 गुना बढ़ जाएगा। जो दूसरा केस अगर हम ये ले लें, यदि तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को 1 बटा n गुना कर दिया जाए,
कर दिया जाए तो तभी हमने देखा कि जो हमारा आया था, जो इक्वेशन था A2 बटा A1 बराबर था L1 बटा L2। अब अगर यहाँ से हम ये जो एरिया है, एरिया का फार्मूला रखें, तो एरिया के फार्मूले के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई, और ये क्या हो जाएगा आर। रेडियस है तो रेडियस को हम स्मॉल आर से दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आर प्रतिरोध को दिखाए हुए हैं, तो इसको हमने लिख दिया R2 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए भी हमने क्या रख दिया पाई स्मॉल R1 का स्क्वायर। क्योंकि कैपिटल आर हम लोगों ने रेजिस्टेंस लिया, इसलिए हम यहाँ पे रेडियस को स्मॉल आर से ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा L1 बटे L2 के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी पाई है, यहाँ से भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तब ये हो जाएगा L1 बटे L2 बराबर R2 बटे R1 का स्क्वायर। अभी जो हमारा समीकरण जो हमारा 5 था, समीकरण 5 में अगर ये मान रखें तो हम लिख सकते हैं समीकरण 5 से R1 बटे R2 बराबर था हमारा L1 बटे L2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा था हमारा L1 बटे L2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर रेडियस में चेंज हो जाए, रेडियस और लंबाई के रिलेशन से, तो हो जाएगा R2 बटे R1 का स्क्वायर, और ऑलरेडी इसका स्क्वायर है। तो अब अगर हम जो हमारा केस है, केस के हिसाब से अगर हम R1 और R2 के मान रखें, तो माना R1 बराबर क्या हो गया R, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा हमारा R बटा N। अब ये मान अगर हम रखें यहाँ पे, तो हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर, पहले हमको क्या रखना है R2 का मान, R2 का मान कितना है R बटा N, और बटा हो जाएगा क्या R। हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, इस पे पावर कितना हो जाएगा 4। अगर ये देखें तो ये R से ये R कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 बटे N पे पावर 4। अगर हम यहाँ से R2 का मान निकालें तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा N पे पावर 4 R1, ऐसे हो गया। तो ये हमारा अंतिम प्रतिरोध होगा, यानी अगर उसकी त्रिज्या को हम क्या कर दें 1 बटे N कर दें, 1 बटे N मतलब खींचते खींचते 1 बटे N कर दें, तो जो उसका जो अंतिम प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा N पे पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी अगर हम उसको जो उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम दोगुना 1 बटे 2 गुना कर दें, 1 बटे 2 गुना कर दें, तो जो उसका प्रतिरोध है वो 16 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो रहा हमारा, जब रेडियस को हमने क्या कर दिया 1 बटे N कर दिया, तब के लिए जो उसका प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा R2 बराबर N पे पावर 4 इंटू प्रारंभिक प्रतिरोध के बराबर। जो हमारा तीसरा केस होगा ये है कि यदि तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को हम खींच कर नहीं, मतलब यहाँ से खींचने के नहीं, हम मतलब दबाकर उसकी त्रिज्या को n गुना कर दें। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तार को खींच रहे थे, तो एक बार उसकी लंबाई हमको पता थी, तो लंबाई के रूप में हमने क्या कर दिया, वो जो रेजिस्टेंस है फाइंड आउट किया, और दूसरा क्या था उसका जो रेडियस था, क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया घटाया, तो क्षेत्रफल के रूप में प्रतिरोध हमने प्राप्त किया। अब अगर हम क्या करें, उस जो तार था, तार को हम कंप्रेस करें, मतलब दबाए, दोनों तरफ से दबाएं, तो दबाएंगे तो लंबाई घटेगी, और उसका जो उसका परिच्छेद क्षेत्रफल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब उसका जो त्रिज्या वो बढ़ेगा, और वो कितना कर दिया जाए n गुना कर दिया जाए। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था कि जो R1 बटे R2 होगा वो स्मॉल R2 बटे R1 पे पावर कितना होगा 4 के बराबर होगा। अगर हम ये ले लें कि अगर ये R1 है वो किसके बराबर हो जाए, R के बराबर हो जाए, और जो R2 है वो किसके बराबर हो जाए, NR के बराबर हो जाए, मतलब त्रिज्या क्या हो जाए n गुनी हो जाए। तो इससे क्या लिखेंगे हम लोग, R1 बटे R2 बराबर, इसके जगह पे हमने क्या रख दिया NR, और बटे इसकी जगह पे R पे पावर 4, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा कितना n पे पावर 4 के। अगर हम यहाँ से R2 का मान निकालें तो R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 बटा n पे पावर 4, मतलब
अब क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, तार को दबाएंगे यानी दबाकर उसकी त्रिज्या को हम क्या कर दें, n गुना कर देंगे, तो उस स्थिति में जो उसका प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, 1/n⁴ गुने के बराबर होगा। यानी जो प्रारंभिक प्रतिरोध होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध का 1/n⁴ गुना हो जाएगा। मतलब अगर सपोज कीजिए कि हम क्या करें, जो जो तार था, तार की पहले तार की जो त्रिज्या थी, उस त्रिज्या के कंपेरिजन में जो दबा दबा के हम उसकी त्रिज्या को क्या कर दिए, दोगुना कर दिए। मतलब दबा के उसकी जो प्रारंभिक त्रिज्या थी उसके तुलना में जो अंतिम जो त्रिज्या है वो दोगुनी हो जाए, तो जो उसका प्रतिरोध है वो घट के 1/16 गुने के बराबर हो जाएगा।